नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज 31 जनवरी 2021 को सी टेट का एग्ज़ाम हुआ, जिसमें पेपर 2 के सीडीपी का मैं आंसर की बता रही हूँ। उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका से मैच करा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। और तीसरा है, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे बहुप्रेक्ष करने में सशक्त हों। तो इसका ये तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नंबर है 2, प्रतिकूल परिस्थितियों एवं वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये प्रभावशाली नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 आता है अब, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेगिक अवस्था। तो इसका आंसर होगा नंबर 4 की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सहयोगिक प्रतिस्पर्धी। और क्वेश्चन नंबर 5वां आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो ये ऑप्शन ये गलत है और यही पूछा गया है, तो आंसर यही सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 7, अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो यह एक क्या है, जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 यह सही आंसर होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका नंबर 8, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विविधता को डैश चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, समझना। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। तो इसका आंसर नंबर होगा 4, ऑप्शन सही होगा, प्रगतिशील। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, जिसमें निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 11 नंबर, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। और नेक्स्ट वाला आता है नंबर 12 क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 है, द्वितीय कारक है, ये सही होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 13, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जीन पियाजे। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है नंबर 15, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर 4 नंबर होगा, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसका
3 ऑप्शन सही होगा। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, तो ये सही होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 17 नंबर। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। और नेक्स्ट आता है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। इसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 19 नंबर, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नंबर 20, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। नंबर 2 इसका ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ये 2 नंबर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 21, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसका सही मिलान जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, शारीरिक गति संवेदनता खिलाड़ी, जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 22, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 23, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये ऑप्शन सही है नंबर 2 वाला। और उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 24, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लेव वाइगोत्स्की। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है नंबर 25, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 26, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, एक गुण और साधन। ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और उसके बाद नेक्स्ट वाला आता है 27, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप दे करके। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 28, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य का मतलब हो गया कि आपको दे दिया इसका डिसलेक्सिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो जब वो सही से पढ़ नहीं पाएगा तो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होता है 29, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 2, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। और उसके बाद ये 2 नंबर जो है वो सही है क्योंकि उसे जो है कि आंशिक दृष्टि से वो पूरी तरह से तो ऐसा नहीं कि उसे नहीं दिख रहा है, आंशिक रूप से है। तो उसका आंसर यही होगा कि छोटी मुद्रा, जो बहुत छोटा लिखा हुआ रहेगा तो उसको परेशानी होगी पढ़ने में। तो इसमें लिखा है कि अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो छोटी मुद्रा वाली कार्डशीट का ऑप्शन नंबर 2 ही यह सही होगा। क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट एंड लास्ट 30, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो उसे प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यदि कोई कहीं से कुछ कमी नज़र आती है तो मुझे कमेंट भी करिएगा। और ये मेरे द्वारा दिया गया आंसर है
और जो सीटेट की आंसर की आपको 15-20 दिनों में आ जाएगी, तो आप उससे भी मैच करा लीजिएगा। और फिर आपको जो भी कमेंट करने होंगे फिर आप मुझे तब भी कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए और देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।